हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अपन बात कर रहे थे मानव में पोषण और अपन बात कर चुके हैं मानव में पोषण में कार्बोहाइड्रेट की। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला वो रहने वाला है प्रोटीन के बारे में। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। ओके, एक बार मुझे यस लिख दो कि भी मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच रही है क्या, ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू कर पाऊँ। ओके, यस लिख दो भाई एक बार। तो टॉपिक का नाम है आज का अपना मानव में पोषण, और अपन बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक की। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन। कैसे वनडे एग्जाम में प्रोटीन के क्वेश्चन आते हैं, सब अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं जी। ओके, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रोटीन है क्या। अब प्रोटीन की जो डिस्कवरी की थी, प्रोटीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मुल्डर। क्या नाम है भाई? प्रोटीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक है मुल्डर। और प्रोटीन का नामांकन किसने किया था? ब्रजलियस ने किया था। किसने? ब्रजलियस। एक बात और दिमाग में रखना अपने, ये जो ब्रजलियस है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं जैव रासायनिक थियरी। कौन सा सिद्धांत दिया था? जैव रासायनिक सिद्धांत, जैव रासायनिक थियरी। अब ये है क्या जैव रासायनिक थ्योरी? इन्होंने ये कहा था कि भी दुनिया में अकार्बनिक यौगिकों से कभी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। वो अलग बात है कि समय के साथ ये नियम जो है वो फॉलो नहीं हो पाया। बाद में इन्हीं के शिष्य वोहलर ने दुनिया में सबसे पहले एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जिसको बोलते हैं यूरिया। और उन्होंने किससे किया था? अमोनियम कार्बोनेट से। अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करके किसका निर्माण कर दिया था? इन्होंने यूरिया का निर्माण कर दिया था। तो ध्यान रहे, यूरिया की डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक कौन है? वोहलर है जी। और इन्होंने इनको चैलेंज भी किया था। आगे देखिए, आगे बात यह है कि भाई प्रोटीन क्या है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन एमिनो अम्लों के भूलक हैं। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो अम्लों के आपस में जुड़ने से। और जुड़ाव किस माध्यम से होता है? उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बंध। जब एमिनो अम्लों के मध्य पेप्टाइड बंध आ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ओके, फिर बात करते हैं कि भाई एमिनो अम्लों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। तो ध्यान रखना, एमिनो अम्लों के मध्य जो बंध पाया जाता है उस बंध का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, प्रोटीन में आपका पाया जाता है कार्बन, प्रोटीन में पाया जाता है हाइड्रोजन, प्रोटीन में पाया जाता है ऑक्सीजन। ये तीनों तो आपके किस में पाए जाते हैं भाई? ये तीनों तो आपके कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें दो पाए जाते हैं, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा कौन सा? सल्फर। ध्यान रखना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, सल्फर, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, तत्व हैं। किसके हैं ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट? ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके प्रोटीन के जी। प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं निर्माणकारी इकाई। क्या कहते हैं प्रोटीन को? निर्माणकारी इकाई कहते हैं। एक बात अपने दिमाग में और लिखना, प्रोटीन को एक चीज और कहते हैं, बॉडी ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। प्रोटीन जो है वो मानव शरीर में सेल्स के निर्माण में हेल्प करता है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। जैसे ईंट जो है वो किसी भवन का निर्माण करती है, वैसे आपके शरीर का निर्माण करती है कोशिका। उस कोशिका को एनर्जी देने का काम, उसका रिपेयर करने का काम कौन करता है? आपका प्रोटीन करता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे बात करते हैं, प्रोटीन और किसके लिए आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है शारीरिक वृद्धि के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए भी कौन आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन टूटे हुए अंगों की क्या करता है? मरम्मत करता है। क्या करता है? रिपेयर करता है। और एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना प्रोटीन खाना चाहिए? 40 से 50 ग्राम प्रोटीन की क्या होती है? उसको आवश्यकता होती है। मान लो वो प्रोटीन नहीं खाए तो उसको रोग हो जाएंगे भाई, शरीर में शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाएगी, शरीर में रिपेयर जो है, जो सेल्स रिपेयर का काम करते हैं वो नहीं होगा, तो ऐसे दिक्कत हो सकती है। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा कार्बनिक पदार्थ? ध्यान रखना लालो, प्रोटीन है। और कितने परसेंट पाया जाता है? 7 से 14% पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रोटीन में पाया जाने वाला, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक कंपाउंड कौन है? तो ध्यान रखना, कार्बनिक कंपाउंड है आपका प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। और कितने परसेंट पाया जाता है? तो 7 से 14% पाया जाता है जी। आई होप ये जानकारी जो है वो आपको समझ में आ रही है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ओके, आगे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि भाई मान लो शरीर में किसकी कमी हो जाए? प्रोटीन तथा संतुलित आहार की क्या हो जाए? कमी। तो कमी से बच्चों में क्या हो जाएंगे? रोग हो जाएंगे। अब कौन कौन से रोग हो जाएंगे अपन देखिए। सबसे पहले मैं रोग की बात कर रहा हूं, कवाशियो और कोर। देखिए किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। देखो इसके बारे में मैं आपको दो जानकारी दे रहा हूं, सुनो।
ये ज्यादातर किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है। एक तो ये दिमाग में सेट कर लो, ये रोग किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों में। अगर बच्चे को कैलोरी तो भोजन के रूप में कंप्लीट मिल रही है, ये तो ठीक है, पूरी मिल रही है, अगर किसकी कमी हो जाए शरीर में, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो बच्चों में रोग हो जाएगा। कौन सा? उस रोग का नाम है क्वाशियोर। परीक्षा में यही प्रश्न आता है कि प्रोटीन की कमी से, केवल प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर होता है। किस में पाया जाता है? छोटे बच्चों। अच्छा, इस रोग में होता क्या है सर? तो सुनो, बाल झड़ने लग जाएंगे, त्वचा में सूजन आने लग जाएगी, अगर आपके घाव हो गया, घाव नहीं भरेगा, ये बीमारी किस में पाई जाती है? बच्चों में पाई जाती है। दूसरा सुनो, दूसरा देखिए आप, दूसरा ये है मेरास्मस रोग। पाया ये भी छोटे बच्चों में जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये भी दोनों संबंध छोटे बच्चों से ही है। किसकी कमी से होता है? संतुलित आहार की कमी से। संतुलित आहार का मतलब क्या है? अगर बॉडी में कैलोरी भी नहीं जाए, मतलब भाई बाकी पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो भी नहीं जाए, मतलब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी नहीं जाए, और प्लस क्या नहीं जाए शरीर में? प्रोटीन नहीं जाए, तो शरीर में कौन सा रोग हो जाएगा? तो मेरास्मस रोग हो जाएगा। नवजात शिशु में पाया जाता है, बहुत बार परीक्षा में आता है, नवजात शिशु में संतुलित आहार की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मेरास्मस रोग हो जाता है। समझ में आ रहा है? इस रोग की पहचान कैसे करोगे? लक्षण कैसे होंगे? हड्डियां बाहर की ओर निकली रहेंगी, शरीर बहुत दुबला पतला रहेगा, भूख बहुत ज्यादा लगेगी। समझ में आ रहा है? हड्डियां बाहर की ओर निकल जाएंगी, शरीर ऐसे ढांचा सा नजर आएगा, मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी। छोटे नवजात बच्चों में पाया जाता है और छोटे शिशुओं में पाया जाता है। किसकी कमी से होता है? अगर संतुलित आहार नहीं मिला, प्रश्न परीक्षा में आता है कौन सा रोग संतुलित आहार की कमी से होता है? मेरास्मस रोग होता है। प्रश्न परीक्षा में यह भी आता है, अगर संतुलित आहार की कमी हो जाएगी तो रोग किस में होगा? छोटे बच्चों में होगा। रोग का क्या नाम है? मेरास्मस रोग है। अगर कैलोरी पूरी मिल रही है, शरीर में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? क्वाशियोर। दोनों का संबंध किससे है? लाडलो प्रोटीन से है। ध्यान रहे, बहुत बढ़िया सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये छोटी सी मैं आपको एक जानकारी साझा कर ही देता हूं। ये देखो, सुनो, एमिनो अम्ल है क्या? देखो यहां पे आपको ग्रुप नजर आ रहा होगा NH2 ग्रुप, यहां ग्रुप नजर आ रहा होगा COOH ग्रुप। सुनो तो अब ये क्या क्या है वो अपन थोड़ी सी डिस्कशन कर ले। देखिए आप एक बार, ये है क्या? ये मैं लिख रहा हूं एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप की प्रकृति क्या सी होती है? क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय। क्षार क्या ग्रहण करते हैं? ध्यान रखना, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। थोड़ा सा हाई लेवल की बात है लेकिन फिर भी सुन लो, कोई बात नहीं। ये क्या है? अम्ल है, एसिड है। एसिड की प्रकृति क्या होती है? प्रोटॉन को रिमूव करना। तो ये किसका त्याग करते हैं? प्रोटॉन का त्याग करते हैं। देखो एमिनो एसिड के अंदर NH2 ग्रुप तो प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, COOH अम्लीय ग्रुप प्रोटॉन को त्याग कर रहा है। इसका मतलब एक त्यागने वाला है, एक ग्रहण करने वाला है। इसका मतलब ये क्षार की बात व्यवहार कर रहा है, दूसरा अम्ल की बात व्यवहार कर रहा है। ऐसी कभी भी आपको बात सुनने को मिले तो ये कैसे हैं? उभयधर्मी है, नहीं ये अम्लीय है नहीं ये क्षारीय है। मेरा बताने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूं? आप तो बोलोगे सर ये तो बहुत ही डेप्थ में बात बता दी, बहुत ही गहरी बात बता दी। बिल्कुल नहीं। परीक्षा में प्रश्न ये आता है एमिनो एसिड किसकी तरह व्यवहार करते हैं? एसिड सुन के आपको ऐसे लगेगा कि अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, गलत बात। ये उभयधर्मी है, ये अम्ल की तरह व्यवहार भी करते हैं और क्षार की तरह व्यवहार भी करते हैं। आया समझ में? जी बिल्कुल सर, ओके। आगे सुनो, अगला सवाल ये है, एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप H आयन ग्रहण करते हैं, इसलिए ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तथा COOH समूह है H+ आयन का क्या करता है? त्याग करता है, इसलिए ये किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और एमिनो एसिड की प्रकृति कैसी? तो ध्यान रखना भाई, उभयधर्मी होते हैं। कैसे धर्मी होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। एक बात और सुन लो थोड़ी सी, ये देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं। एमिनो में सुनो आप, एमिनो एसिड में H को ग्रहण करना तथा त्याग करने के कारण, मतलब यही तो बात है, H को निकालना और H को ग्रहण करना के कारण इसको कहते हैं ज्विट्राइन। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि एमिनो अम्ल किसकी तरह व्यवहार करते हैं। तो मैं 3 बातें बता रहा हूं, सुनना। उभयधर्मी की व्यवहार करते हैं, न क्षार न अम्ल, या दोनों। उभयधर्मी होते हैं जो अम्ल की तरह व्यवहार करें और क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। एक प्रोटॉन त्याग रहा है, एक ग्रहण कर रहा है, तो एक पे प्लस एक पे माइनस। तो ये साल्ट की, ये तो साल्ट की बात है, तो इसका मतलब ये आंतरिक लवण की तरह व्यवहार करता है। दूसरा H+ को त्यागना और H+ को ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं ज्विट्राइन। तो 3 बातें समझ में आई। एमिनो एसिड उभयधर्मी होते हैं, ज्विट्राइन की तरह व्यवहार करते हैं और आंतरिक लवण होते हैं। जी बिल्कुल, ओके।
अब एक बात और सुनो आप, बहुत ही बढ़िया अपन बात कर लें। बात यह है कि मानव में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। एक है आवश्यक अमीनो अम्ल, ये है 10, और दूसरे हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, ये है 12। अब बात आवश्यक और अनावश्यक का क्या मतलब है, सुनो। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। 10 तो कह रहा है कि आवश्यक है, 12 कैसे हैं, अनावश्यक है। सुनो, आवश्यक का अर्थ यह है कि इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, शरीर की जरूरत के लिए इन्हें कहां से ग्रहण करना पड़ता है, बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए इनको बोला आवश्यक। ये कैसे हैं, इनका निर्माण आपकी बॉडी में हो जाता है। 12 ऐसे हैं जिनका निर्माण आपके शरीर में हो जाता है, बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं अनावश्यक प्रोटीन। क्या कहते हैं, अनावश्यक एमिनो एसिड। अब उदाहरण देखो, अनावश्यक का उदाहरण आप याद रखना एस्पार्टिक, और आवश्यक का याद रखना वेलिन और प्रोलिन। ये परीक्षा में आते हैं कि सवाल ये आता है कि मानव में कितने प्रकार के एमिनो अम्ल, 20, जिसमें 10 आवश्यक, 12 अनावश्यक। ओके, आगे बात करते हैं। सुनिए भाई आप तो, एक छोटी सी बात और मैं आपके साथ कर लूं, सुनो। एक साइड में लिखा हमने प्रोटीन का नाम, और दूसरी साइड में लिखा उसका सोर्स। पहला सवाल है कि केसिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, ध्यान रखना दूध में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, मिल्क में पाया जाता है। ओके, क्रिएटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, त्वचा में, बाल में, नाखून में, खुर में और सींग में। ये सब क्या है भाई, थोड़े दिन पहले मैं आपको पढ़ा के गया था कि भाई ये कंकाल तंत्र का हिस्सा है। किस तंत्र का हिस्सा है, बाहरी कंकाल तंत्र का हिस्सा है। इसका मतलब मानव का भाई ये कंकाल तंत्र किसका बना है, क्रिएटिन प्रोटीन का बना है। ये बात भी समझ में आ गई सर, बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रिएटिन प्रोटीन में सल्फर बंद पाया जाता है, सल्फर जोड़ने का कार्य करता है क्रिएटिन को। ओके, अगला कह रहा है कि सब कोलेजन प्रोटीन किस में पाया जाता है, ध्यान रखना त्वचा में पाया जाता है। और एक बात और याद रखना, आपकी बॉडी में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा। प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कोलेजन। तो भैया सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा मिलेगा आपकी त्वचा में, कोलेजन। यही तो लिखा है मैंने, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, आपका कोलेजन। और सुनो भाई, ध्यान से सुनो आप, ये देखिए अगला प्रोटीन देखिए आप तो। अगला प्रोटीन है कि इलास्टिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, उपास्थियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है भाई, उपास्थियों में। अब आप कहोगे सर उपास्थि क्या है, हड्डियों का उपसमूह है, अस्थियों का उपसमूह है। क्या कहलाता है, उपास्थि। जैसे आपके कान और आपकी नाक, इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इलास्टिन प्रोटीन। देखो आपकी नाक और आपके कान दोनों कैसे हैं, लचीले हैं। इसका मतलब इलास्टिन प्रोटीन कैसी प्रोटीन है, सबसे लचीली प्रोटीन है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी लचीली प्रोटीन है, तो ध्यान रखना इलास्टिन है। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो आपको आता ही है वैसे कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है भाई, आरबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी में कहां पाया जाता है, तो ध्यान रखना आरबीसी के केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आरबीसी के केंद्रक में। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो ध्यान रखना Fe धातु पाई जाती है। फिर और किस अवस्था में पाई जाती है, तो ध्यान रखना Fe+2 अवस्था में पाई जाती है। काम क्या है हीमोग्लोबिन का, तो सुनो आप, काम है ऑक्सीजन को लेके जाना और बनी CO2 का वापस लेके आना। मतलब ऑक्सीजन और CO2, O2 और CO2 का परिवहन करता है कौन सा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। अगला है फाइब्रिन प्रोटीन, किसमें पाई जाती है, ये रुधिर का थक्का बनाते हैं, ब्लड में बैठता है फाइब्रिन। और रुधिर का थक्का कैसे बनाता है, ये फाइब्रिन किसके साथ मिल जाता है भाई साहब, कैल्शियम के साथ। और कैल्शियम किस अवस्था में होता है, +2। जब फाइब्रिन के साथ कैल्शियम मिल जाता है तो उसको बोलते हैं फाइब्रोनोजन। क्या बोलते हैं, फाइब्रोनोजन। एक्चुअल में फाइब्रोनोजन है क्या, जब ब्लड आपके कहीं त्वचा से बाहर निकल रहा होता है तो साथ में कौन निकलता है, फाइब्रिन, साथ में कौन निकलता है, कैल्शियम। दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, फाइब्रोनोजन, जिसको बोलते हैं क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का। ओके, या रक्त का स्कंदन भी बोलते हैं इसको। अगला सवाल है कि इंसुलिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, ध्यान रखना। ये सुनो, इंसुलिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो सुनो, ये पाया जाता है आपके अग्नाशय ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है, अग्नाशय ग्रंथि में। ये एक प्रकार का हार्मोनल विटामिन है भाई। इंसुलिन पाया जाता है आपकी कौन सी ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय ग्रंथि में। सुनो, अग्नाशय की कौन सी सेल में, बीटा सेल में। कौन सी सेल में, बीटा। ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोटीन है, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो शरीर में शर्करा के स्तर को क्या कर देता है,
कम कर देता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि शरीर के अंदर एक्सेस अमाउंट में यदि शुगर होगी, उसके लेवल को कम करने का कौन कार्य करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन काम करता है। सुनो एक बात, सबसे पहली बनाई जाने वाली प्रयोगशाला प्रोटीन कौन सी है? ध्यान रखना, इंसुलिन है। दुनिया में सबसे पहले लैब के अंदर बनाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? इंसुलिन। क्यों बनाया गया था? क्योंकि अगर मानो कोई इंसुलिन की कमी होगी तो शुगर का लेवल बढ़ गया, शुगर का लेवल बढ़ गया तो रोग हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस। उसको कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन का नाम है इंसुलिन। यही तो मैं कह रहा हूं, इंसुलिन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो सबसे पहले लैब में बनाया गया था। प्रोटीन के मामले की बात कर रहा हूं। और इंसुलिन के टीके का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन था भाई साहब? बेंटिंग तथा बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में आता है। इंसुलिन के टीके का आविष्कार किसने किया था? बेंटिंग तथा बेस्ट ने। अगला देखो, अब ये बातें करते हैं अपन सारी कि पैराकेसिन दही में पाया जाता है। कैसे याद रखोगे? इंसान दूध का सेवन करता है, दूध पीता है। छोटे बच्चे की बात कर लो, और दूध के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर पेट में पाया जाता है रेनिन एंजाइम। ये दूध के अंदर प्रोटीन पाया जाता है केसिन। ये रेनिन एंजाइम इसका डाइजेशन करके इसको बदल देता है पैराकेसिन में। किसमें? पैराकेसिन में। पैराकेसिन का अर्थ है वो किस में बदल गया? अब दही में। इसका मतलब दही में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका पैराकेसिन प्रोटीन पाया जाता है। याद रहेगा सर? बिल्कुल रहेगा। आगे वाला सवाल देखो, एल्ब्यूमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? अंडे में पाया जाता है भाई साहब। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन। एक सवाल है, कैरोटीन प्रोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। ध्यान रखना। ओके, अगला सवाल है कि जिलेटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? नारियल के पानी में पाया जाता है। जिलेटिन प्रोटीन कहां पाया जाता है? नारियल के पानी में। सवाल आया हुआ है। अगला देखो, ल्यूकोपिन किस में पाया जाता है भाई साहब? टमाटर में पाया जाता है। प्रश्न आता है कि टमाटर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ल्यूकोपिन। और एक बात और बता रहा हूं, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखना, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सर सूत्र बताओ इसका। सुनो तो, इसका फार्मूला होता है ये। और सुनो एक बात, टमाटर खा के कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। दूध में पाया जाता है कैल्शियम और टमाटर में पाया जाता है कैल्शियम। ऑक्जेलिक अम्ल दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? कैल्शियम ऑक्जिलेट। जो क्या होता है? पथरी होता है। पथरी का फार्मूला याद रखना, कैल्शियम ऑक्जिलेट। ध्यान रखना, जिन लोगों के पथरी हो जाती है उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि या तो दूध नहीं पिए या टमाटर नहीं खाएं। दोनों साथ खाओगे शरीर में फिर से प्रोटीन, फिर से क्या बन जाएगी? पथरी। और पथरी का फार्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ओके सर। अगला देखो जी आप, तो अगला है कि ओसिन प्रोटीन अस्थियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आपकी अस्थियों में। अस्थियों में कौन सा, मतलब हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान रखना लालो, आपका ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात करते हैं, सुनो। अगला है कि एक्टिन मायोसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? देखना, इसका मैं तरीका बता रहा हूं। मैं मायोसिन और मैं मांसपेशी। तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। और मांसपेशियां जो है शरीर में क्या करती हैं? एक्टिविटी करते हैं, तभी तो शरीर में गतिशीलता आती है। तो एक्टिविटी से याद रखना, एक्टिन प्रोटीन। ओके सर। अब अगला सवाल है कि हिपेरिन प्रोटीन किस में पाया जाता है भाई साहब? लीवर में पाया जाता है। लीवर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिपेरिन। क्या है ये? जब ब्लड आपकी रक्त वाहिनियों में बहता है तो उसकी क्लोटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां लीवर उस रक्त के अंदर क्या डाल देता है? हिपेरिन। जो कैसा प्रोटीन है? एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है। तो हिपेरिन एक एंटी ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है जो रक्त वाहिनियों में किसका स्कंदन नहीं होने देता? आपका ब्लड का स्कंदन नहीं होने देता है। आगे बात करते हैं, सुनो जी। देखिए अगली बात, प्रोटीन के सोर्स। सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है स्पाइरुलिना में। ध्यान रखना, मैं ऑर्डर बता रहा हूं कि किसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। 65% पाया जाता है। आगे देखिए, सोयाबीन में, राजमा चावल में और रागी में इसमें प्रोटीन पाया जाता है 46%। दाल में, लेगुमिनेसी प्लांट होते हैं, इसमें पाया जाता है 26%। मांस में और मछली में इसमें पाया जाता है 22%। और दूध में, पनीर में और अंडे में इनमें पाया जाता है प्रोटीन 12%। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर मांस से प्रोटीन मिलता, भाई साहब बिल्कुल ही नहीं मिलता। अब यहां देखो, सोयाबीन और दाल, राजमा, इनमें देखो भर भर के प्रोटीन है। इसमें 46 और इसमें 26% है। इनको कहां खाने की जरूरत पड़ रही है? इनको तो जरूरत ही नहीं है खाने की। वो अलग बात है कि हम स्वाद के लिए खा लेते हैं, लेकिन ये बेवकूफ बनाने वाली बातें होती है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? आपकी स्पाइरुलिना में पाया जाता है। कितना परसेंट? 65%। सोयाबीन में कितना पाया जाता है? 46%। जी ओके। अब मेरी एक सुनो बात, इंसान खाता है प्रोटीन,
तो प्रोटीन खाएगा तो प्रोटीन का डाइजेशन तो होगा, बिल्कुल होगा। किस फॉर्म में हुआ? शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखना, प्रोटीन के विघटन से। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जित करता है किसका? यूरिन का। क्या है यूरिन? यूरिया का एक यौगिक है। यूरिया के अंदर जल मिला दो, यूरिन बन जाएगा। यूरिया क्या है? NH2CO NH2 है। किससे बना? अमोनिया से। सवाल आता है अमोनिया किससे बना? यही तो मैं बता रहा हूं। जब आप प्रोटीन खाते हो और उसका विघटन होता है तो नाइट्रोजन के कैसे पदार्थ बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अपशिष्ट में सबसे पहले क्या बनती है आपकी? अमोनिया। और अमोनिया किस में बदल जाती है फिर? यूरिया में। और यूरिया का उत्सर्जन कर दिया जाता है यूरिन के माध्यम से। एक जानकारी दे रहा हूं, सुनो। इंसान खाता है भाई प्रोटीन, बिल्कुल सर। प्रोटीन में है नाइट्रोजन, बिल्कुल सर। नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में। किस में? अमोनिया में। ये कैसी गैस है? टॉक्सिक गैस है। अब ये अमोनिया जाती है लीवर के पास। किसके पास? लीवर के पास। लीवर इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। अब ये यूरिया किसके पास जाता है? किडनी के पास। किसके पास जाता है? किडनी के पास। और किडनी इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? यूरिन में। और यूरिन का क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है। आ गया समझ में? बिल्कुल। प्रोटीन का विघटन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुई? अमोनिया में। और अमोनिया लीवर के पास गई, लीवर ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में। और यूरिया गई किडनी के पास, किडनी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? यूरिन में। और यूरिन का मानो क्या कर देता है? उत्सर्जन। ओके, अब प्रोटीन के तुम फंक्शन देख लो भाई। देखिए भाई, सबसे पहले प्रोटीन के कार्य क्या क्या है? प्रोटीन शरीर की निर्माणकारी इकाई है और अतः शरीर के निर्माण में क्या है? ये सहायक है। आगे सुनो। शरीर की आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन शरीर को क्या देता है? ऊर्जा भी देता है। 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण का अर्थ बेटा दहन है, कितनी ऊर्जा मिलती है? तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं भाई इसको। तो यहां जो ऊर्जा मिलती है बेटा वो मिलती है 4.5 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है? 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। सभी एंजाइम्स, बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, सुनो, जितने भी एंजाइम्स है वो प्राकृतिक रूप से या नेचुरल वो किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने होते हैं। तथा एंजाइम शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं को कराने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। मैं बता रहा हूं एंजाइम क्या है। एंजाइम को बोलते हैं जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक क्या है? शरीर के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं लाइक एज डाइजेशन, उसको करवाने में मदद करते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो एंजाइम पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, ध्यान रखना। और अधिकांश हार्मोन भी किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, जैसे आपकी किडनी से निकलने वाले, एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, एड्रिनलिन, ये सब किसके बने हैं? प्रोटीन के बने हैं। शरीर की मरम्मत करने में सहायक है, रिपेयर करते ही बॉडी की। कौन? प्रोटीन। आगे, शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में क्या है? ये सहायक है। बहुत बार परीक्षा में सवाल आता है, शरीर में अम्ल क्षार संतुलन कौन बनाता है लालो? तो प्रोटीन बनाता है। ओके, दोबारा देखो आप एक इस बात को, मैं जो आपको बातें बता रहा हूं कि प्रोटीन जो है वो क्या है? शरीर की निर्माणकारी इकाई है। ओके सर। और क्या करता है प्रोटीन? शरीर को आवश्यकता पड़ने पर क्या देता है? ऊर्जा भी देता है। और 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। शरीर की रिपेयर करता है, अम्ल क्षार का क्या करता है? संतुलन करता है। ये सारी चीजें कौन करता है? आपका प्रोटीन करता है। इसलिए प्रोटीन खाना बड़ा ही जरूरी है। और सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? स्पाइरुलिना में, फिर सोयाबीन में। सबसे ज्यादा स्पाइरुलिना में 65%, और फिर आपका सोयाबीन में कितना? 46%। ओके, इसी के साथ सभी मेरे प्यारे साथियों से मैं यह विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।